you in this institutional webinar. राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय महेश्वर सांध्या जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, एवं प्रस्तावित संचालन माननीय गुलशन कुमार जी दिल्ली, जो किन्हीं कारणों से शायद नहीं है, तो आज का संचालन जो है मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, उपासक एवं उपासिकाओं, भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत देश में जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वेबिनार लंबे समय से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में विधि के शासन और संविधान की जानकारी देश के नागरिकों तक पहुंचाई जाए। यह है जो डिक्लेरेशन है, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने देश के नागरिकों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। एक जो है स्लाइड है ये, जिसके अंदर जो है एक बच्ची भारत के संविधान को पढ़ रही है। इस स्लाइड के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। कहने का मतलब है कि जिस भारत देश को स्वतंत्र कराने में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी 15 अगस्त 1947 को, ये जो 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, उससे पूर्व 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और जो हमारा देश था वो दो भागों में विभाजित हुआ। तो समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे कौन से कारण और परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके कारण भारत देश को दो भागों में विभाजित होना पड़ा। और उस समीक्षा को करने के बाद हमें ऐसे कानून, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा आचरण करने की आवश्यकता है ताकि ये विभाजन जैसी विभीषिका कभी भी भारत में ना आ पाए। और
जो भारत के संविधान का जो उद्देश्य है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास अभिव्यक्ति इत्यादि की स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को हमें बढ़ाना होगा। तो ये जो सलूशन निकाला गया है जिसके माध्यम से हमारे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, वो है बंधुता, आपस में भाईचारा। तो हम भारत के लोग जो आने वाली है जनरेशन हमारी, जैसे कि आज कोई बच्चा 5 वर्ष का है तो वह जो है 20 साल बाद 25 साल का होगा, तो 25 साल बाद उस बच्चे को आप कैसा भारत वर्ष देना चाहते हैं, इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग आज करनी होगी। इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग आज करनी होगी। उसके अधिकार जो भारत के संविधान में वर्णित है वो उसको प्राप्त होते रहे, इसकी प्लानिंग आज करनी होगी। उसको रोजगार मिलता रहे, उसको शिक्षा मिलती रहे, उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके, आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसकी प्लानिंग आज करनी है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। पूर्व पीढ़ी अगर संविधान का आदर करती है, संविधान को पढ़ती है, संविधान के अंदर जो नैतिकता दी गई है, मॉरलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि समता, स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता, ये जो संवैधानिक नैतिकता देश के नागरिकों में संविधान के द्वारा उत्पन्न किया जाना है, ये बिना संविधान को समझे, बिना संविधान का अध्ययन किए बड़ा मुश्किल था। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत देश के अंदर संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उस उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन कर रही है, ताकि संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति जनता के माध्यम से जनता को के लिए की जा सके। तो आगे चलते हैं। आज जिस बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल जिन बिंदुओं पे चर्चा चल रही है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि व्यक्ति की क्या ड्यूटी है ये तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों में स्पष्ट है, परंतु राज्य जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित संस्थाएं हैं,
राज्य के रूप में जिन्हें परिभाषित किया गया है, वह राज्य के अंतर्गत परिभाषित संस्थाओं को संविधान क्या डायरेक्शन देता है, हाउ टू वर्क, काम कैसे करें, काम क्या करें, ये डायरेक्शन देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य जो नीतियां बनाए, जो पॉलिसी बनाए, उसको बनाते समय इन सिद्धांतों पर काम करें, इन सिद्धांतों को लागू करें। मुख्य बात यह है कि पॉलिसी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है, और इसलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कहा जाता है, कि लगातार चर्चा हो रही है। And today we will discuss Article 49 of Indian Constitution. तो क्या कहता है Article 49? It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under law made by Parliament to be of national importance from spoliation, dismemberment, destruction, removal, disposal, or export as the case may. Article 49 in Hindi language, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए। ये डायरेक्शन जो है आर्टिकल 49 दे रहा है। कह रहे हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु यथा स्थिति लूठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, बैन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है या स्थान है या वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ पर हैं भारत देश के अंदर। It will be declared by the law, यह जो है विधि द्वारा घोषित किया जाएगा, और वह विधि पार्लियामेंट के द्वारा या विधायिका के द्वारा बनाई जाए। और
यहाँ पर जो मुख्य बात ये है, पॉइंट नंबर 1 की जो है राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुएं कौन कौन सी हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, और वो उसको घोषित कैसे किया जाएगा कि कौन सी चीज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में है, राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, कौन सी वस्तु जो है राष्ट्रीय महत्व की है, ये कौन डिक्लेयर करेगा, कैसे होगा, ये दूसरा प्रश्न। फिर दूसरा बिंदु इसका यह है कि ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वस्तुएं हैं, इनके साथ राज्य किस तरह से बिहेव करेगा, हाउ टू बिहेव, बिहेव क्या करना है इनके साथ, ये इसमें रखा गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है स्टेट के ऊपर बंधनकारी है। फाइंडिंग 3 बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जो हड़प्पा की सभ्यता है, जो बुद्ध के अवशेष हैं, जो बौद्ध काल हुआ भारत देश के अंदर, और तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो आज पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रही है, और तथागत गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के रूप में भी जानते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, जीवन जीने का अधिकार, ये इनके संबंध में जो तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, और उन उपदेशों को तथागत गौतम बुद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक, और उनके बाद अन्य जो उनके बाद जो है बुद्ध के अनुयायी आए, उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों का सृजन किया और बौद्ध स्तंभ बनवाए। जगह जगह बुद्ध के उपदेशों को उन्होंने कोड किया, और वहाँ जो इमारतें हैं, वह जो स्तंभ है, वह आज राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का स्थान है। और बौद्ध कालीन जो वस्तु में आज पुरातत्व विभाग को प्राप्त हो रही है, उनको संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो मुगल काल आया, मुगल काल में भी बहुत ऐतिहासिक महत्व की स्मारक बने, स्थान ऐतिहासिक महत्व के हैं, वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, उनके भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो जहां बुद्ध काल, मुगल काल और सनातन धर्म का जो काल आया, उसमें भी कई ऐतिहासिक महत्व के जो मंदिर निकले या अन्य चीजें आई, वो भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें।
इसके अलावा भारत देश के अंदर अन्य ऐतिहासिक इमारतें, स्थान और वस्तुएं जिनको हमें संरक्षित करना है। क्यों संरक्षित करना है? ताकि आने वाली पीढ़ी को इन वस्तुओं को प्रदान किया जा सके। ये हमारे इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर, इसलिए भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 49 में यह डिक्लेयर किया गया राज्यों के लिए कि भाई राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो स्थान है और जो वस्तुएं हैं उनको अब संरक्षित कीजिए। परंतु मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बौद्ध काल के कौन कौन से जो है स्थान, स्मारक और वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व की। Who will decide it? कौन यह निर्णय करेगा? मुगल काल के ऐसे कौन से वस्तुएं, स्मारक, स्थान है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं? कौन डिसाइड करेगा? इसी तरह सनातन धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और अन्य धर्म जो भारत में उनके अनुयायी हैं, उनके जो महत्व के जो स्मारक हैं उन सबका संरक्षण और उनका डिक्लेरेशन कौन करेगा? और ये अति आवश्यक है। ये अति आवश्यक इसलिए है कि अगर जो है इन स्तूपों की, बौद्धकालीन स्तूपों की और स्तंभों की को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो एसिड रेन जो हो रही है, जो बरसात हो रही है, जो आंधी आ रही है, जो धूप आ रही है, उसकी वजह से ये नष्ट हो जाएगी। और एक बार राष्ट्रीय महत्व की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो नष्ट हो गई तो उसे पुनः उस स्थिति में ला पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल 49 में स्टेट को बाध्य किया गया है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट, आपको इनका प्रोटेक्शन करना। ठीक, क्लियर? अब प्रोटेक्शन करना है, लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पर जो मैंने रखा कि कौन डिक्लेयर करे और कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय महत्व की है। तो इसको मैं आपको बताने के लिए ये स्लाइड बंद करता हूँ और डायरेक्ट मैं गूगल पे चल करके आपको भारत देश के अंदर ले चलता हूँ कि कहाँ कहाँ पर और किस किस राज्य में क्या स्थिति है और ऐसा कौन सा कानून है। फिर शेयर कर लिया जाएगा इसको। अब आपके सामने एक ऑनलाइन जो है, मैं एक गूगल के माध्यम से ऑनलाइन स्लाइड पेश कर रहा हूँ। यह है स्लाइड आप देख रहे हैं। इस स्लाइड में यह स्पष्ट किया गया है कि एन आर्कियोलॉजिकल site remains at 1958 define an ancient monument as follows.
हम शॉर्ट में दिखाते हैं आपको कि ये जो है आंध्र प्रदेश में 129 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक इत्यादि हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5 है, आसाम में 55 है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका खुल के आ जाएगा, आप जो है स्वयं भी देख सकते हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट दिखाएंगे आपको। बिहार, बिहार में 70 है, छत्तीसगढ़ में 47 है, गोवा में 21 है, गुजरात में 203 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इस तरीके से ये हमारे देश की अंदर जो है टैली बनाई गई है और इनको राष्ट्रीय महत्व के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी से है, जिसमें अभी कोई नहीं है। चंडीगढ़ 0 है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, जिसमें 12 है, दलई है 147, जम्मू एंड कश्मीर में 56 है, लद्दाख 13 है। इस तरीके से ये लिस्ट है और ये इस एक्ट के तहत जो है इनको इन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ बिहार। बिहार के अंदर चलते हैं, बिहार स्टेट के अंदर, और देखते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। तो जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर 70 है। अब ये 70 कौन से हैं, थोड़ा सा देखा जाए इसको। अब ये बिहार खुल के आ गया। बिहार में आप देखिए, टॉम्ब ऑफ शमशेर खान, शमशेर खान का गुम्बद, ये कहाँ पर है? शमशेर नगर में है। जिला कौन सा है? औरंगाबाद। आगे चलते हैं। ये बुद्धिस्ट स्तूपा, ये बुद्धिस्ट स्तूप है जो ताजपुर देवर में है और ईस्ट चंपारण जिले में है। बुद्धिस्ट स्तूप है ये, ताजपुर में लोकेटेड है। अशोक कॉलम, नोन एज लॉर पिलर, जो कि लौरिया अरे राज्य में जो है लोकेटेड है और ईस्ट चंपारण में है। अशोका कॉलम रामपुरवा में लोकेटेड है और वेस्ट चंपारण में है। इस तरीके से आप देखिए कि बिहार के अंदर बुद्ध से जुड़े हुए कई राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान इत्यादि हैं। अब बात करते हैं द होल ऑफ द एंशिएंट ruins on which there are colossal statue of Buddha, a few huge sculptures and 13 sandstone pillars। ये पूरी सराय में है, लोकेटेड है पूरी सराय में, और ये गया जिले के अंदर। एंशिएंट बुद्धिस्ट इमेज एंड अदर इमेजेस, ये आपकी पुनेरी में है, गया में। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्धों के लिए जो है बिहार कितना महत्वपूर्ण है और बिहार के अंदर जो है कितने महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय स्मारक स्थान या वस्तुएं हैं बौद्ध दृष्टिकोण से
जो है, जो कि जो है इस एक्ट के तहत जो है सूची में लिया गया है। इस तरीके से भारत, ये जो बिहार के अंदर की जो स्थिति थी वो मैंने आपको दिखाई। बिहार में 70 में 70 स्थान जो है लोकेटेड है जो राष्ट्रीय महात्माओं के हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, राष्ट्रीय महत्व का सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, सब बच्चे बच्चे जानते हैं, ताजमहल। ताजमहल दुनिया का एक अद्भुत स्थान है, आश्चर्य। ताजमहल के नाम से आगरा को जाना जाता है। तो जहाँ ताजमहल उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर ये निकल के आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश में ले सकता हूँ। ये आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 741 राष्ट्रीय महत्व के स्थान है। इसमें आगरा, लखनऊ और पटना सर्किल। सबसे पहले आगरा चलते हैं। आगरा की क्या स्थिति है, लिस्ट ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। आगरा में है आगरा फोर्ट, जो कि आगरा में लोकेटेड है, किला आगरा है। और उसके बाद आगरा में ये जो है मुगल सल्तनत के दौरान राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। आगरा फोर्ट, अकबरी महल, ये आगरा में है, डिस्ट्रिक्ट भी आगरा है। आगरा फोर्ट, अंगूरी बाग, ये भी आगरा में है। आगरा के लोगों को मैं आगरा की सैर करा रहा हूँ। आगरा फोर्ट, चित्तौड़ गेट राष्ट्रीय महत्व का है। आगरा फोर्ट, दीवान IM और हॉल और पब्लिक ऑडियंस। आगरा फोर्ट, गैलरीज, बेनरीथ का खास महल। इस तरीके से आगरा फोर्ट, जहांगीरी महल। आगरा के अंदर इतने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। सबसे महत्व का स्थान है ताजमहल। अब आगरा के बाद हम लोग चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में देख लीजिए, ये है लखनऊ। लखनऊ के अंदर भी राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे हैं, जैसे कि जैन टेम्पल देख लीजिए, कानपुर टेम्पल ऑफ सन गॉड, उदनी, ललितपुर। इस तरीके से बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। कहने का मतलब, ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है वो उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका बिहार हो गया। अब दिल्ली चलते हैं, फिर जो हम अपनी बात को समझाते हैं। दिल्ली में 174
लिस्ट में शामिल किए गए हैं। दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में लाल किला, जो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है, और दिल्ली के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। इस तरीके से देख रहे हैं, लाल बंगला आपका हो गया। ये मस्जिद है, बेगमपुरी मस्जिद। ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है। ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है। ये देखिए आपको फोटो इसकी, ये मस्जिद है जो दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये जो है राष्ट्रीय धरोहर है, जो मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि ये नष्ट हो रहा है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। तो जो है इस तरीके से ये दिल्ली की स्थिति है। और जो है आपको मैं बिहार के अंदर की वो भी दिखा दूं लिस्ट से। तो ये ये जो बुद्धिस्ट स्तूप है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये है, क्योंकि बिहार जाके शायद देखना मुश्किल हो, तो मैं जो है ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। ये है बुद्धिस्ट स्तूप। और इस बुद्धिस्ट स्तूप का संरक्षण किया जाना जो है संविधान कहता है, आर्टिकल 49 की, इसका संरक्षण किया जाए। ऐसे स्मारकों का संरक्षण किया जाए ताकि इनका इसकी क्षति न हो। ये स्थिति देखिए, स्तंभ है ये ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है बुद्धिस्ट स्तूप में। ये तथागत गौतम बुद्ध का जो है बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का जो है स्टैचू है। यह देखिए, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल रही है। ये जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, एक जिले के अंदर की बुद्धिस्ट स्तूप की दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अब ये जो चीजें मैंने दिखाई है, ये सारी की सारी ऐतिहासिक महत्व की है। इसको मैं यहीं पे स्लाइड को रोकता हूँ और फिर मैं अपनी पूर्व अवस्था में आता हूँ। और इसको मैं शेयर करूँ। अब जो है दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ये कि जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण किया जाना क्यों जरूरी है। दूसरा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हैं और उसका उनका डिक्लेरेशन कैसे होता है। अब ये जो आर्टिकल है,
वो ये कहता है कि ऐसे स्मारकों को, ऐसी राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को, वस्तुओं में क्या क्या शामिल है, जैसे कि आप ये देखिए कि मौर्यकालीन जो है सिक्के पुरातत्व विभाग को मिलते हैं, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की या पशुपति के रूप में जो है वो बनी होती है तस्वीर। मौर्यकालीन जो है सिक्के प्राप्त होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान के जो है बर्तन प्राप्त होते हैं, और जो है मुगल काल के प्राप्त होते हैं, सनातन धर्म के काल के भी प्राप्त होते हैं। ये जो वस्तुएं प्राप्त होती है जिसमें सिक्के हैं, बर्तन है, ये मूर्तियां हैं, जैसे तथागत गौतम बुद्ध के की जो है मूर्तियां प्राप्त होती है, जगह जगह पर जो है प्राप्त होती है। तो ये जो है मूर्तियां वस्तुएं हैं, वस्तु की परिभाषा में आती है। और स्थान मैंने आपको बता ही दिया है, स्मारक आपने देख ही लिया है, दो बातें हो गई। अब ये जो चीजें हैं उसके विषय में आर्टिकल 49 क्या डायरेक्शन देता है स्टेट को, ये समझने की जरूरत है। पहला डायरेक्शन ये देता है कि आपकी यह बाध्यता है कि आप इन वस्तुओं का, इनका संरक्षण कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। किन किन चीजों से प्रोटेक्ट कीजिए, इनको लूटने से प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर ऐतिहासिक महत्व की कोई किला या बुद्ध का कोई अवशेष या कोई चीज ऐसी मिले जिसको लुटेरे लूट ले जाए और उनका प्रोटेक्शन ना हो, वो लुटनी नहीं चाहिए। उनका जो रूप है वो भी संरक्षित करना होगा, क्योंकि जैसे हम बात करें ताजमहल की, तो ये एक राष्ट्रीय जो है महत्व का स्मारक है। और ताजमहल में जो है जब ग्लोबल वार्मिंग का आरंभ हुआ, हरित गैस आरंभ हुई, तो हरित गैस के प्रभाव के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें जो है वायु में, आसमान में काफी मात्रा में इकट्ठा हुई और रिएक्शन करने के बाद उन्होंने एक अम्ल का रूप धारण कर लिया और वो एसिड बन गई, तेजाब बन गई एयर में। और जब वह पानी के साथ मिली, बरसात हुई, तो वह एसिड जब ताजमहल के इमारत गुम्बद पे गिरा और संगमरमर पे गिरा, तो वह एसिड संगमरमर के साथ में क्रिया करने के बाद जो है वो संगमरमर की जो सुंदरता थी उसके रूप को प्रभावित किया। और ये क्या कह रहा है कि रूप भी संरक्षित करना है, यानी कि जिस अवस्था में है उसको उसी अवस्था में बनाए रखने का काम स्टेट को करना है। तो इसलिए आगरा के अंदर से कल कारखानों को वो जो ताजमहल का एरिया है वहां से हटा करके दूसरी जगह व्यवस्थित किया गया, ताकि जो ये से जो वो है एसिड से बचाया जा सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसों से बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो रूप नहीं बदलना चाहिए, जैसे कि जो भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, वस्तुएं हैं। दूसरी बात है कि इनका नाश नहीं होना चाहिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो है कई जगह पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि तथागत की मूर्ति मिली और वो जो है जो है अपने स्वरूप को किन्हीं कारणों से नष्ट हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ऐसा हुआ, क्योंकि उसका तथ्य कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसी जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं वो नष्ट हो गई हैं किन्हीं कारणों से, ऐसा सुनने में और जो है पढ़ने में जब आता है तो ऐसा प्रतीत होता है। जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि उसकी
जो है वो वस्तु निहित है, वो सत्य है या असत्य, परंतु ऐसा सुनने में आता है। उनका क्षरण नहीं होना चाहिए। जैसे धूप के कारण वो, या बारिश के कारण, या किसी अन्य कारण से उनका क्षरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं, अक्सर फिल्मों में देखते होंगे कि जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं उनकी स्मगलिंग होती है। तो चला बुद्ध की कोई मूर्ति मिली प्राचीन काल की, तो उसकी स्मगलिंग होती है, फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है। फिर पुलिस आती है, पकड़े जाते हैं। परंतु वास्तविक लाइफ में संविधान ये कहता है कि ऐसी वस्तुओं का क्रय क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता, ना खरीदा जा सकता है और ना इसे बेचा जा सकता है। इसका निर्यात भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब लाल किला, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, या जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, उनको हम बेच नहीं सकते। उनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जाना है। वो जिस अवस्था में है उनको उन्हीं अवस्था में बनाए रखने का कार्य करना। यह है जो है स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। ऐसा स्टेट को करना ही होगा। इसलिए स्टेट ने एक एक्ट बना दिया, और एक्ट बनाने के बाद जो है पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित करने का काम किया। म्यूजियम बनाए गए, जगह जगह उनका संरक्षण जगह जगह पे किया जाता है। और एक लिस्ट जारी की जो मैंने आपको दिखाई। तो यहाँ से जो है ये बात समाप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और जो है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं घोषित किया गया है, तो वह साक्ष्यों के साथ जो है कंसर्निंग अथॉरिटी जो है उसको प्रेषित करें। भारत के अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनको प्रेषित करें और फिर मांग करें कि भाई ये राष्ट्रीय महत्व का इशू है, इसको संरक्षित किया जाए। और उसके लिए जो है जो कार्यपालिका है उसको अप्रोच किया जा सकता है, और कार्यपालिका के बाद जो है जुडिशरी को भी अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था लोगों को कि जो है अ, विधि के शासन में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ सबसे ताकतवर कानून के राज्य में जो है कानून ही होता है। कानून ही सर्वोच्च होता है, और कानून ही सबसे ताकतवर होता है, और कानून बनाने की जो अथॉरिटी है वो संसद है। और संसद जो कानून बनाती है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाती है। तो जो भारत का संविधान है वो सबसे ट्रेंड नॉर्म्स है, जो मुख्य विधि है वो है, और उसके प्रावधानों के अनुसार जो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो संविधान में संशोधन कर देती है तो वही जो है आपका विधि हो जाती है, और वही फिर फॉलो करना देश के नागरिकों के लिए अनिवार्य हो जाता है। और पार्लियामेंट में जो कानून बनाने वाले प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जनता उनको चुन भी भेजती है। इस तरीके से ये देश चलता है। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने आज संविधान और संविधान के आर्टिकल और ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनके संरक्षण को लेकर क्या प्रबंध है संविधान में, आज ये बताया। हमको आज तक पता नहीं था कि इन ऐतिहासिक धरोहरों का संविधान से ये महत्व है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथी इससे लाभान्वित हुए हैं। हम आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर, उनको समझाया है। और अब मैं आज के अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। वाइस प्रेसिडेंट साहब। संचालन महोदय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रहा? जी। कल पूरा भारतवर्ष 75वां स्वाधीनता दिवस बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया है। उसी संदर्भ में आज स्पेशल फॉर प्रिएम्बल को विस्तार से बताया गया है और आर्टिकल 49 में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, अधिकार है, हमारे सम्मानीय असिस्टेंट प्रोफेसर आर.सी. धीमान सर जी ने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा से आज सभी को, हमको वो समझाने की कोशिश किए हैं और हमको बहुत सारे जानकारी मिला। मैं यहाँ पर एक प्रस्ताव भी देता हूँ कि एक जनरल एक तो मेमोरेंडम बनाया जाए और हम जो अलग अलग राज्यों में हैं, आज बुद्ध का धरोहर जो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री से लेकर जो देवोत्तर विभाग है और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, कम से कम हम मेमोरेंडम दें ताकि और थोड़ा फॉलोअप भी करें ताकि हमारा जो धरोहर है वो सुरक्षित रहे। और दूसरा बात यही है, बहुजन समाज की बहुत ही कम व्यक्ति को छोड़ने के बाद मैक्सिमम लोगों को कानून के बारे में, संविधान के बारे में पता नहीं है और इसीलिए कदम कदम पर हमको समस्या का फेस करना पड़ता है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमको लगातार कानून की जानकारी दे रहा है, हमें उसमें जुड़ना चाहिए और अवगत होना चाहिए और अपना हक अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए। और साथ साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आरबीएम इंडिया का जो यूट्यूब चैनल अभी चल रहा है उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और बहुत ही सुंदर से आज का संविधान वाचन हुआ। मैं आज पर जितना भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका उद्बोधन बहुत सारगर है। आपका प्रस्ताव से विचार करके हम राष्ट्रीय अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर पारित करेंगे इस प्रस्ताव को और वहां से पूरे देश के लिए संदेश छोड़ेंगे कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस है उनका प्रोटेक्शन किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अब मैं अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट में हमें आज का संबोधन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश पाटिल। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है, वीडियो बंद है। जी जी सर बादल सिंह बौद्ध जी।
जी 19 तारीख वाली स्लाइड जो है शो कर दीजिए, वो उसमें मैसेज आया हुआ है, पढ़ के आप जो है स्लाइड शो कर दीजिए। चैट में जी जाके देख लीजिएगा, जी जी चैट में कुछ मैसेज है। जी सभी साथियों से अनुरोध है कि 19 तारीख के जो कार्यक्रम रहेगा कल जो है, कल वाला कार्यक्रम कल रात 9 बजे वाला, कल रात को 9 बजे से रहेगा जी। प्रतिदिन चल रहा है सर, चलेगा वो अगले सितंबर तक। जी जी अध्यक्ष जी अपनी बात करें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष धीमान साहब का। बहुत अच्छी जानकारी वो दे रहे हैं और आज आगरा की जो इमारतें हैं वो उन्होंने मुझे बताया, अगर हम सबको बताया, और चूंकि मैं आगरा से हूं तो मैंने ज्यादा ध्यान से सुना। वाकई मुझे नहीं मालूम कि इतनी राष्ट्रीय धरोहर वाली इमारतें आगरा में हैं। 3-4 हम जानते, ताजमहल गए, लाल किला है, सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी है, बस खत्म हो गया, डेट्स ऑल। इससे आगे हमको नहीं मालूम। बहुत ये जो आज सेशन रहा है, एक दिन हम आशीष धीमान साहब से निवेदन करेंगे कि बुद्ध धर्म से संबंधित जो संपूर्ण भारत में इमारतें हैं या राष्ट्रीय संपत्ति है, तो आज उन्होंने कुछ का चर्चा किया। एक दिन केवल बुद्ध धर्म से संबंधित ही और जितनी भी इमारतें तो उनके बारे में हमें वो बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि सभी को तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, इतना समय भी हमारे साथियों पे नहीं है। लेकिन हम जिस धर्म के फॉलोवर हैं और जिस धर्म के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखना मैं समझता हूँ हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो इसमें वो हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे, पूरे देश का ज्ञान वर्धन करेंगे। एक दिन विशेष कोई 1.5-2 घंटे का उनका ले लेंगे किसी अवकाश वाले दिन, जिस दिन छुट्टी होगी, विशेष रूप से ये मेरा निवेदन है आपकी धीमान साहब से। और अध्यक्षता की हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर बादल सिंह बौद्ध का तो सदैव मैं धन्यवाद करता ही हूँ, उनका भी धन्यवाद। और देश भर से जितने साथी जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा 25 बिंदुओं पे कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए कल 9 बजे से भी आप लोग जुड़ें। और फिर मैं आपको एक ही शब्द दोबारा से फिर दोहराना चाहता हूँ, जुड़ें और जोड़ें। जिद कर ले मन में, मुझे जुड़ना है और मुझे जोड़ना है, मुझे जुड़ना है। और बड़ी जिद जोड़ने की नहीं कर सकते तो केवल एक बंदे की कर, कि कल मैं जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा, एक नया साथी और जोड़ूंगा, एक नया साथी और भी जोड़ने की हम जिद कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे और इसी तरह हम अडिग रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो हम जुड़ें और जोड़ें, ऐसी जिद करें, ऐसा संकल्प लें। और महापुरुषों की ये जो अमृत वाणी है, संविधान की जो अमृत ज्ञान है, जिससे लगभग 100 करोड़ लोग तो पूरी तरह से वंचित हैं। उनको नहीं है ये संविधान का ज्ञान, उन तक ये संविधान का ज्ञान पहुंचे। अन्य समस्याओं पे भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेबिनार कर रही है, वो जानकारी भी सभी साथियों को पहुंचे। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आज के कार्यक्रम को मंगल गाथा के साथ समाप्त किया जाए। और कल 9 बजे हम फिर जुड़ें और जोड़ें, ये कहते हुए सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। सभी साथियों से मेरे अनुरोध है कि आप अपने अपने माइक को पुनः अनम्यूट करें। और आज हम फिर
मंगल गाथा के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं, एक साथ दोहराएंगे। सभे सत्ता सुखी होन्तु, सभे सभे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमागमः। सभे सत्ता सुखी होन्तु, सभे भवन्तु सुखिनः, सभे भद्राणि सभे सत्ता सुखी होन्तु, सभे भवन्तु सुखिनः, सभे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमागमः। आज के कार्यक्रम की समापन की जाती है। सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम और नमो बुद्धाय।